नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि जो आपका 25 सितंबर 2024 से आपका जो है मिड टर्म स्टार्ट होने वाला है। तो आप मिड टर्म का पेपर कैसे देंगे कि आपके अच्छे नंबर आए, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मिड टर्म का एग्जाम कैसे दें, इसका जो पेपर है ना वो कैसे लिखें, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये पेपर अगर आप अपने एग्जाम में ऐसे पेपर लिखोगे मिड टर्म का, तो आपके कम से कम 100 में से 80 से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। अगर अच्छे से लिखोगे तो 90 भी आ जाएंगे, अगर खराब लिखोगे तो 70 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझने के ऊपर है, आपका आप कितना समझोगे उसके हिसाब से। तो पेपर ऐसे लिखें कि मैं आपको बताता हूँ। देखो, अपने परीक्षा में इन बातों को ध्यान भी रखना है, यानी पेपर कैसे लिखें और कौन से बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो आपका सेशन है वो 2024-25 का चल रहा है। ठीक है, और इसी सेशन का जो हमारा मिड टर्म है वो है। तो हमारा जो मेन मुद्दा है इस वीडियो के अंदर वो ये है कि मिड टर्म एग्जाम जो आपका पेपर होगा मिड टर्म का, उसमें आपको पेपर कैसे लिखना है, आप कैसे पेपर लिखोगे कि आपके अच्छे नंबर आए। तो ये हमारा मेन टॉपिक है। देखो, मैं आपको ये जो बातें हैं, मैं आपको एक नोटबुक आपके सामने मैंने रख रखा है, एग्जाम्पल इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो अब एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको पेपर का बताऊंगा कि पेपर में आपको कैसे लिखना है। मान लो, सपोज करो कि आपका जो नीचे फोटो है ये आपका एग्जाम हॉल है, यहाँ आप अपने मिड टर्म का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, अपने क्लासरूम में ही दे रहे हो, और ये आपका जो है आंसर सीट है। और कैसे लिखें, कौन कौन से पॉइंट हैं, यानी पेपर लिखते समय आप किन किन बातों को ध्यान रखोगे, जिससे आप अगर कम भी पढ़े हो ना, अगर आपने ज़्यादा पढ़ भी नहीं रखा तब भी आप अच्छे नंबर ले सकते हो। तो वो क्या क्या बातें हैं वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताता हूँ। और आप ध्यान रखना बच्चों, आप वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, देखो, हमारा पहला ध्यान रखने वाली बातें हैं वो है कि साफ सुथरा लिखें। यानी जो आपका पेपर होता है उसका क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो क्वेश्चन होता है उसका एक सटीक आंसर भी होता है। तो आपको आंसर जो है बिल्कुल साफ सुथरा लिखना है। जैसे मान लो, मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो इसके हिसाब से, जैसे मान लो यहाँ पर मैं लिखूं, तो उत्तर मान लो आपने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया उत्तर, उत्तर 1। तो इसको एकदम साफ सुथरा लिखना है। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि देश कब आज़ाद हुआ था, भारत देश कब आज़ाद हुआ था, तो आपको ऐसे लिखना है कि देखो बिल्कुल एकदम क्लियर लिखना है। ठीक है, ये कंप्यूटर से लिख रहा हूँ इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा सही से। देखो, भारत देश 15 अगस्त, यानी इस प्रकार से करके ना पूरा क्लियर लिखना है। ठीक है, आप जब पेन से लिखोगे कॉपी पर अपने आंसर शीट पे, तो वहां पे आपको क्लियर लिखना है। ठीक है, तो यानी ये ध्यान रखना कि अगर आपने ज़्यादा पढ़ रखा हो, आपने भले ही आपका हिंदी का पेपर है और आपने अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी अगर आप साफ सुथरा नहीं लिखोगे तो आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो साफ सुथरा लिखना हमारा बहुत ही अनिवार्य है पेपर के अंदर। ये बात आप ध्यान रखना, जब भी आप पेपर में जाते हो अपने मिड टर्म में, अपने डेट शीट के हिसाब से, तो आपको अपने पेपर में पहला ध्यान रखना है कि साफ सुथरा लिखना है। ठीक है, दूसरा है आंसर पॉइंट में लिखें। जैसे मान लो पूछा गया होगा आपके 12th क्लास में, मान लो हिस्ट्री का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो हिस्ट्री का मैंने एग्जाम्पल लिया। मान लो पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या परिणाम निकले। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम, आंदोलन के परिणाम। तो आपको आंसर जो है ना पॉइंट में लिखना है। जैसे मान लो आपने लिख दिया परिणाम, ठीक है, तो परिणाम क्या, कैसे ब्रैकेट कर दो और जितने परिणाम हुए उसके यहाँ पे बना दो डायग्राम, माइंड मैपिंग। ठीक है, तो इस प्रकार जितने परिणाम निकलते हैं उसको यहाँ पर लिखो। नंबर 1 परिणाम हमारा ये है, इसके आगे जब ये लिख दोगे ना इसका परिणाम, जो आपने परिणाम निकाला है, उसके आगे एक डंडा ऐसे और 2 बिंदु, और इसको कर दो एक्सप्लेन। ठीक है, ऐसे करना होता है। याद रखना बच्चों, अगर आपका क्वेश्चन जैसा भी है, अगर उस क्वेश्चन में पॉइंट बन सकता है, उस क्वेश्चन का आंसर आप पॉइंट में व्याख्या करके दे सकते हो, तो आपको पॉइंट बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख रहे हो। जैसे मान लो पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या परिणाम निकले, तो आप कुछ भी लिख रहे हो, मतलब पॉइंट बन ही नहीं रहा वहाँ पर, तो आपके नंबर वहाँ पे कट सकते हैं। तो जहाँ पर पॉइंट बनेंगे वहाँ आपको पॉइंट बनाना पड़ेगा, और जहाँ पे नहीं बनता वहाँ पे आपको जबरदस्ती नहीं करना। ठीक है, तीसरा ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि सवाल के जवाब को घुमाए ना। यानी जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उसका जो भी आंसर है, तो उस आंसर को आप घुमा घुमा के ना लिखें। यानी
क्या होता है ना कि कई बच्चों को आंसर नहीं आता, तो वो क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम बताओ, तो उनको परिणाम तो पता नहीं होता, तो वो और किसी आंदोलन का परिणाम बता देते हैं। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन उसके गलत हो जाते हैं, उसका नंबर कट जाता है। यानी जो सवाल है उसका जो जवाब है, तो जवाब सवाल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर जवाब सवाल के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपके नंबर कटेंगे, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर को कभी मत घुमाना, मैं आपको कहता हूं, ठीक है। टीचर को गुमराह ना करे। देखो, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसका आंसर अगर आप सोच रहे हो कि मैं कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ भी आंसर लिख देता हूँ, टीचर तो देख नहीं पाएगा। टीचर ऐसे ध्यान से देख रहा है, देखते देखते टिक कर देगा और टिक करके नंबर दे देगा, उसको ध्यान से दिखेगा ही नहीं। तो मैं यही कहता हूँ, टीचर को गुमराह ना करें, जो आंसर है वो आपको आंसर लिखना है। गुमराह करने की यहाँ पर कोई भी बातें नहीं है, ठीक है। आपको जो आंसर आता है, जैसे मान लो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में मान लो पूछा जा रहा है कि समकालीन दक्षिण एशिया से क्या आशय है, ठीक है, 12th क्लास पॉलिटिकल का क्वेश्चन है। या 10th क्लास का मान लो आप सत्ता का अर्थ क्या है, ये पूछ लिया। तो सत्ता का जो भी अर्थ है उसको आपको क्लियर बताना है। ऐसा नहीं कि आप किसी और का अर्थ बता के सत्ता को मिक्स कर रहे हो, यानी आपको किसी को भी मिक्स नहीं करना। आपका जो भी आंसर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। टीचर को गुमराह ना करें। क्वेश्चन आंसर सीट पर ना लिखें। देखो, क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ठीक है, क्वेश्चन आंसर सीट पर ना लिखें। याद रखो, जब भी आप पेपर देते हो ना, तो आपको आंसर सीट पर क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखना है। जैसे मान लो आपने लिख दिया आंसर 1 और उसका आंसर लिख दो, यानी पहले का जो आंसर होगा, जो पहला आपको क्वेश्चन था उसका जो आंसर होगा वो आप लिख दो। आप मान लो आंसर लिख रहे हो 10वें क्वेश्चन का, तो लिख दो आंसर 10 और 10 का आंसर लिख दो। यानी आपको ध्यान रखना है कि आपको आंसर सीट पर क्वेश्चन नहीं लिखना, क्योंकि जब टीचर कॉपी चेक कर रहा होता है, आपका आंसर सीट चेक कर रहा होता है, तो टीचर के पास जो है क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होता है, उनके पास होता है। तो जब टीचर के पास क्वेश्चन अवेलेबल है तो आपको क्वेश्चन लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर को आप क्वेश्चन लिखोगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा। 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 3 घंटे में से 1 घंटा आपको बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लिखना होता, सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखना होता है बच्चों, आंसर, ठीक है। अगर बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए ही है, आपका मिड टर्म एग्जाम अच्छा जाए, आपके अच्छे नंबर आए, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। देखो, जो आपका क्वेश्चन होता है ना, उसको ध्यान से पढ़ना होता है। जैसे मान लो जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मान लो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ऐसे मान लो क्वेश्चन पूछ गया जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कुछ और आपको लगा कुछ और, आपने आंसर लिख दिया कुछ और, यानी आपको क्वेश्चन आपको कुछ अलग ही लगा और लेकिन क्वेश्चन था कुछ अलग ही, ठीक है। समझ रहे हो। जैसे मान लो पूछा जाए कि राजनीति भारत की राजनीति और पाकिस्तान की राजनीति में क्या अंतर है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान की राजनीति में क्या अंतर है, ये पूछा गया। लेकिन आपको महसूस हुआ कि मेरे से क्वेश्चन में भारत और चीन की राजनीति पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान की राजनीति क्या है, इन दोनों का समन्वय या इन दोनों का मतलब कंपैरिजन करो, इन दोनों के बीच जो है तुलना करो। तो आपको ऐसा महसूस हुआ, आपने जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ लिया और आपको ऐसा लगा कि भारत और चीन का जो है राजनीति, उनका आपस में तालमेल बैठाना है, उन दोनों का जो है तुलना करनी है, उन दोनों का। आपको ऐसा महसूस हो गया, यानी आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको अलग ही महसूस हुआ और आपने आंसर क्या लिख दिया, भारत और चीन का, लेकिन पूछा क्या था, पाकिस्तान और भारत का। तो क्या था ये, इसमें आपके क्वेश्चन कट जाएंगे। यानी बच्चों, कोई सा भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, किसी भी चैप्टर का कोई सा भी क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आगे समझते हैं क्वेश्चन ना आने वाली स्थिति। और बच्चों एक बात याद रखना, ये जो पॉइंट आपके सामने मैं बता रहा हूँ ना, ये सभी बच्चों के जो गलतियां हैं ना, उन गलतियों को ध्यान में रखकर मैंने इतना पॉइंट बनाया है। ज़्यादातर बच्चे एग्जाम में यही गलतियां करते हैं, जो पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है। इन पॉइंट को सुधार लोगे ना तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। 7वां पॉइंट समझते हैं, क्वेश्चन ना आने की स्थिति में क्वेश्चन से संबंधित कुछ लेख, ठीक है, कुछ लिखें, ठीक है, लिखे आएगा, कुछ लिखें जिससे आपके मार्क्स ना कटें।
अब यहाँ पर क्या है बच्चों, कुछ समझने वाली बातें हैं, और वो समझने वाली बातें क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अष्टांग योग, ठीक है, अष्टांग योग क्या है, ये पूछा जा रहा है। अष्टांग योग क्या है और इसके प्रकार बताएं। यानी एक ही क्वेश्चन में दो दो सवाल पूछा जा रहा है, अष्टांग योग का अर्थ और इसके प्रकार। अब कई बच्चों को क्या होता है ना, कि उनको अष्टांग योग का अर्थ तो पता होता है लेकिन प्रकार पता नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में आपको नाराज नहीं होना है या निराश नहीं होना है, आपको उदास नहीं होना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो इस क्वेश्चन में आता है, जैसे मान लो अष्टांग योग का अर्थ आपको आता है तो आप सिर्फ अर्थ लिख दो, तो अर्थ का आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगर आप टेंशन में जो अर्थ भी छोड़ दोगे ना तो आपके 0 नंबर हो जाएंगे। यानी ध्यान रखो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता ना, तो उस क्वेश्चन से संबंधित जो भी आपको याद है, कुछ भी याद है, मान लो अष्टांग योग का अर्थ क्या है, जैसे मान लो योग का अर्थ क्या है, तो योग संस्कृत भाषा के युज धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना, ये अर्थ हो गया। अब योग के कितने प्रकार हो सकते हैं, योग तो बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। तो इस प्रकार आप आंसर लिख सकते हो। यानी जब भी आपको क्वेश्चन ना आए ना, तो आप सोचो क्वेश्चन में क्या क्या मेरे को आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उससे मिलता जुलता कुछ लिख दो। जैसे मान लो योग का अर्थ नहीं पता ना, तो योगा के बारे में लिख दो, मतलब लिखना उसी से संबंधित है। अगर हट के लिखोगे ना तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, याद रखना। कई बच्चे की यही शिकायत है कि सर मैंने लिखा तो है लेकिन नंबर नहीं मिला, तो वो हट के लिख देते हैं, संबंधित लिखना है, उससे संबंधित। और माइंड मैप जरूर बनाए बच्चों, ये अगर आपने कर लिया ना, अगर माइंड मैप आप बनाने लग गए ना, तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। जैसे मान लो मैं आपको उदाहरण देके बताऊं, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लचक क्या है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, लचक क्या है, प्रकार बताएं, प्रकार बताएं। तो आपको क्या करना है, माइंड मैपिंग का मतलब होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क दिशा या आसान तरीका। जैसे मान लो आपने लिख दिया उत्तर, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया उत्तर। अब आपको लिखना है लचक का अर्थ, तो यहाँ पर आपको हेडिंग बनाना है लचक का अर्थ, और इसके आगे 2 लाइन खींच के, और ये देखो ऐसे। अब इसका अर्थ आप बता दो, लचक किसे कहते हैं, जोड़ों का जो अधिकतम विस्तार होता है ना, हमारे हाथ पैर के जो जोड़ होते हैं उसका ज़्यादा ज़्यादा हम विस्तार करेंगे तो लचक कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब लचक के प्रकार भी पूछे गए हैं इसमें, तो लचक तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब लचक का प्रकार आप कैसे बताओगे, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ आपको लिखना है लचक के प्रकार। ठीक है, ध्यान से लिखना बच्चों, माइंड मैपिंग इसको कहते हैं। ये आपने लिख दिया लचक के प्रकार। अब यहाँ पे एरो डालो, पहला प्रकार हमारा हो गया सकिरिय लचक, दूसरा हमारा हो गया अकिरिय लचक, है ना। अब अकिरिय लचक क्या है, अब यहाँ पे आप लिख दो अकिरिय लचक क्या है, तो अकिरिय लचक को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। और दूसरा लिख दो आप सकिरिय लचक क्या है, फिर सकिरिय लचक को एक्सप्लेन कर दो। ये लो आपका हो गया। तो बच्चों माइंड मैपिंग का मतलब होता है वह मैप या वह मैप जो हमें पूरे माइंड का दर्शन कराया, मतलब पूरे दिमाग में हमको समझ में आ जाए, यानी दूर से देखकर ही समझ में आ जाए कि हाँ इसके अंदर बातें क्या हुई हैं। ठीक है, माइंड मैपिंग इसी को कहते हैं। मान लो प्रकार है, परिणाम है, विधि है, लाभ है, हानियां हैं, खुशियां हैं, खामियां हैं, इन सब को हेडिंग बनाओ, ब्रैकेट करो, इसके आगे एरो बनाओ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार से लिखा जाता है। अब कई बच्चे क्या करते हैं ना, पेपर में जो है साफ सुथरा नहीं लिखते हैं, तो उसके उनके नंबर कट जाते हैं। कई बच्चे आंसर शीट में जो है क्वेश्चन की व्याख्या नहीं करते हैं सही से, इसलिए नंबर कट जाता है। सवाल के जवाब को घुमा लेते हैं, सवाल में कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ दे देते हैं। टीचर को गुमराह करना चाहते हैं, वो क्वेश्चन आंसर शीट पर ना लिखें। यही वो क्या है ना, वो क्वेश्चन को भी उतारने लग जाते हैं। उनको क्वेश्चन का आंसर आ रहा होता है लेकिन क्वेश्चन उतारने के चक्कर में उनका टाइम कट जाता है, टाइम बीत जाता है, तो वो लिख नहीं पाते हैं, उनके नंबर कम आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा साइन है। क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते बच्चे, इसलिए उनका आंसर कट जाता है। पूछा जाता है पाकिस्तान के बारे में, बता चीन के बारे में देते हैं।
क्वेश्चन ना आने की स्थिति में क्वेश्चन से संबंधित कुछ लिख दे। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा ना, मैं ये नहीं कहता कि सभी बच्चे को सभी क्वेश्चन आते होंगे, नहीं, एक आध क्वेश्चन नहीं आते तो उससे संबंधित लिख दो, नंबर मिलते हैं। माइंड मैप जरूर बनाए। देखो बच्चों, माइंड मैप अगर आप बनाने लग गए ना तो टीचर आपके पेपर को देखकर ही खुश हो जाएगा। देखो लिखा कितने अच्छे तरीके से है, लचक का अर्थ लिखा है बच्चे ने और एक्सप्लेन किया, टीचर को दूर से दिखेगा, दूर से ही दिखेगा। और क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, अर्थ और प्रकार, इसने पहले अर्थ बता दिया, प्रकार बता दिया, इसके फुल नंबर मिलेंगे 5 में से 5। तो बच्चों ये 8 पॉइंट हैं, यही 8 पॉइंट जो है सभी बच्चे करते हैं। अगर आपने इन 8 पॉइंट को सुधार लिया ना तो मैं जो है आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया, इस वीडियो का अच्छे से समझ लिया, देख लिया, तो आपको मैं ये कहता हूं कि आपकी 95% नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और बाकी बुक को पढ़ना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप बुक ना पढ़ो और इन सभी पॉइंट को फॉलो कर लो। ये सभी पॉइंट तभी फॉलो होंगे जब आप चैप्टर पढ़ोगे। चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो आप पॉइंट को व्याख्या नहीं कर पाओगे, सवाल का जवाब नहीं लिख पाओगे, कुछ घुमाने की बात ही नहीं है। टीचर को गुमराह ना करें, आप तो सवाल ही नहीं, आंसर ही नहीं लिख पाओगे तो गुमराह करने की बात कहाँ से आती है। क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ ही नहीं सकते जब आपको आंसर ही नहीं आता। ये सभी पॉइंट तभी फॉलो होंगी जब आप एक एवरेज स्टूडेंट होंगे, यानी आपको थोड़ा बहुत हर चीज़ आता होगा। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार लगा होगा और आपको ये वीडियो जो है आपके मिड टर्म एग्जाम में बहुत ही सपोर्ट करेगा और आपको ये जो हमारा वीडियो है ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। ये वीडियो जो है मैंने मिड टर्म का जो डेट शीट बताया था ना, डेट शीट, तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये वीडियो मिला था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपका जो पेपर है बहुत ही अच्छा जाएगा। तो इसमें मैंने आपको इसमें यही बताया है कि जो आपका मिड टर्म एग्जाम है आप कैसे लिख सकते हो। और मैं आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को बहुत ही अच्छा देखा होगा और वीडियो को ध्यान से देखा होगा और वीडियो को शेयर भी किया होगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो क्या है कि अभी आप नए क्लास में आए हो तो नए क्लास से संबंधित मैं वीडियो डालते रहता हूँ, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि वो वीडियो आपका नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। ठीक है, वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त तक भी पहुंच सके, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर आपको पेपर से संबंधित और वीडियो चाहिए या आप 12th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, ठीक है, किसी भी क्लास में हो, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हो। मैं वो तुरंत वीडियो जो है 10 घंटे के अंदर आपको डाल दूंगा। 10 घंटे के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा। 10 घंटे भी मिल सकता है या 1 घंटे भी मिल सकता है, वीडियो के ऊपर है कि वीडियो में बताना क्या है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा आज का वीडियो था, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।